तो पिछली बार हमने संविधान के अनुच्छेद 132 पर बात की थी, जो वो संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील से जुड़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल। आज हम एक और अहम कड़ी अनुच्छेद 133 की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। अच्छा। यह अनुच्छेद सिविल यानी दीवानी मामलों में हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तय करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को लगता है कि हाईकोर्ट ने, मान लीजिए, किसी प्रॉपर्टी विवाद में या कॉन्ट्रैक्ट के केस में इंसाफ नहीं किया, तो क्या उसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे खुले? हाँ, ये एक बहुत आम सवाल है लोगों के मन में। और अगर हाँ, तो फिर किन शर्तों पर? आइए आज इसी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कानूनी पहलू, इतिहास और आज ये कितना प्रासंगिक है, इस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 133 देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था के पिरामिड में एक बहुत महत्वपूर्ण मंजिल है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक पुल का काम करता है, कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिविल मामलों के लिए। अच्छा, सिर्फ सिविल? हाँ, ये तय करता है कि कौन से दीवानी मामले इतने अहम हैं कि उन पर देश के सर्वोच्च अदालत को विचार करना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये कोशिश है कि कानून की व्याख्या पूरे देश में एक जैसी हो। अच्छा, तो ये अनुच्छेद 133 असल में कहता क्या है? अगर इसे मोटे तौर पर समझें तो जानकारी ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील तभी हो सकती है जब हाई कोर्ट के अंतिम फैसले में अंतिम फैसला कानून का कोई सारवान प्रश्न यानी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल हो और हाई कोर्ट इसके लिए एक प्रमाण पत्र दे। बिल्कुल, ये 3 मुख्य बातें हैं। आपने कहा अंतिम फैसला, इसका मतलब क्या है? क्या बीच की सुनवाई के किसी आदेश पर अपील नहीं हो सकती इसके तहत? नहीं, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। अंतिम फैसला का मतलब है कि हाईकोर्ट ने उस मामले में जो मुख्य विवाद के मुद्दे थे उनका निपटारा कर दिया हो। कोई अंतरिम आदेश जैसे सुनवाई के दौरान दी गई कोई अस्थायी राहत या कोई प्रोसीजरल निर्देश, वो आमतौर पर सीधे अनुच्छेद 133 के दायरे में नहीं आता। समझ गए। और हाँ, ये सिर्फ सिविल मामलों पर लागू होता है, जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, किराएदारी का विवाद, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर हर्जाना, परिवार की संपत्ति का बंटवारा, इस तरह के मामले। क्रिमिनल या संवैधानिक के लिए अलग हैं, जैसे 132 था। हाँ, उनके लिए अलग प्रावधान है। और ये कानून का सारवान प्रश्न, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, है तो। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ पैसों का बड़ा मामला होना काफी नहीं है? बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो तो क्या वो काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारवान प्रश्न का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मामला बहुत पेचीदा है या उसमें बहुत पैसा शामिल है। अच्छा। इसका मतलब है कि मामले में कानून की व्याख्या या उसके लागू होने से जुड़ा कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है जिसका जवाब सिर्फ उस केस के पक्षों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता या भविष्य के मिलते जुलते मामलों के लिए भी मायने रखता हो। ओके, व्यापक असर वाला सवाल। हाँ, ये सवाल ऐसा होना चाहिए जिस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्णय ना दिया हो या जिस पर अलग अलग हाई कोर्ट की राय बंटी हुई हो। ये सिर्फ फैक्ट्स का झगड़ा नहीं होना चाहिए कि किसने क्या किया, बल्कि कानून का सवाल होना चाहिए। तो अगर 2 लोगों में सिर्फ इस बात पर झगड़ा है कि जमीन किसकी है और सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, हाँ, तो शायद वो सारवान प्रश्न ना माना जाए। हाँ, लेकिन अगर झगड़ा इस बात पर है कि क्या उस जमीन पर लागू होने वाला कोई पुराना कानून आज भी वैध है या नहीं, हाँ, तो ये सारवान प्रश्न बन सकता है। एकदम सही समझा आपने। बिल्कुल, पहला वाला मामला तथ्यों के मूल्यांकन का है, फैक्ट्स का, वो आमतौर पे हाई कोर्ट के स्तर पर फाइनल मान लिया जाता है। ठीक है। दूसरा वाला कानून की व्याख्या का है, और अगर वो व्याख्या महत्वपूर्ण है और उस पे कोई अनिश्चितता है तो वो सारवान प्रश्न बन सकता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं, पहले इसमें एक न्यूनतम पैसों की सीमा भी हुआ करती थी। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा, 20,000 रुपए की सीमा। आज के जमाने में तो ये रकम बहुत छोटी लगती है। बिल्कुल। क्या ये सीमा अभी भी लागू है? नहीं, और यही एक बड़ा बदलाव है। जानकारी के अनुसार 2018 में एक संशोधन के जरिए इस 20,000 रुपीस की सीमा को हटा दिया गया। अच्छा, तो यहाँ हट गया, अब पैसे की कोई लिमिट नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सैद्धांतिक रूप से किसी सिविल मामले का मौद्रिक मूल्य चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, चाहे 1 रुपए का हो, हाँ, सैद्धांतिक रूप से अगर उसमें कानून का कोई वाकई महत्वपूर्ण और सारवान प्रश्न जुड़ा है तो वो अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की पात्रता रख सकता है। ये तो काफी अहम बदलाव लगता है। इससे तो छोटे मामलों के लिए भी, जिनमें शायद पैसा कम इन्वॉल्व हो, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया होगा, बशर्ते कानूनी सवाल बड़ा हो। हाँ, बिल्कुल।
इसने फोकस पैसे से हटाकर पूरी तरह कानून के महत्व पर ला दिया। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही हुआ। इस बदलाव का मकसद यही था कि न्याय तक पहुंच सिर्फ इसलिए बाधित न हो कि मामले में शामिल रकम कम है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो है अनुच्छेद 133 की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त, हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र। अच्छा, वो सर्टिफिकेट वाली बात? हाँ जी। यानी मामला कितना भी अहम क्यों ना हो, कानूनी सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता तो अनुच्छेद 133 का रास्ता बंद। हाँ, उस अनुच्छेद के तहत बंद। ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? इसका क्या लॉजिक है? ये सर्टिफिकेट एक तरह से हाई कोर्ट का कंफर्मेशन है कि हाँ, इस मामले में वाकई कानून का ऐसा सारवान प्रश्न निहित है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है। ओके। हाई कोर्ट यहाँ एक फिल्टर या कहें गेटकीपर की भूमिका निभाता है। गेटकीपर। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सुप्रीम कोर्ट पर गैर जरूरी मामलों का बोझ न पड़े और वो अपना समय और संसाधन केवल उन्हीं सिविल मामलों पर लगाएं जिनका व्यापक कानूनी महत्व हो। अच्छा, हाई कोर्ट को अपने फैसले में ये स्पष्ट करना होता है कि वो सर्टिफिकेट क्यों दे रहा है। लेकिन क्या ये हाई कोर्ट को बहुत ज्यादा शक्ति नहीं दे देता? अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो क्या अपील का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है? मतलब हो सकता है हाई कोर्ट को लगे कि मामला महत्वपूर्ण नहीं है, पर अपील करने वाले को लगे कि है। ये एक वाजिब चिंता है, और यहीं पर हमारी न्याय व्यवस्था का एक और दरवाजा खुलता है, अनुच्छेद 136। अच्छा, 136। हाँ, यानी विशेष अनुमति याचिका, या जिसे आमतौर पर SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन। SLP, हाँ, ये तो बात सुना है। बिल्कुल। तो अगर हाईकोर्ट अनुच्छेद 133 के तहत सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देता है, तब भी निराश पक्षकार के पास अनुच्छेद 136 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहता है। हाँ, SLP का जिक्र अक्सर सुनने में आता है। तो अनुच्छेद 133 और 136 में फिर मुख्य अंतर क्या हुआ? अगर 136 का रास्ता खुला ही है तो 133 की जरूरत क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 133 के तहत अगर हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना एक तरह से पक्षकार का अधिकार बन जाता है, राइट ऑफ अपील। अच्छा, अधिकार। बेशक सुप्रीम कोर्ट फिर भी मामले की मेरिट यानी गुणदोष के आधार पर सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा, लेकिन अपील दर्ज हो जाएगी। वहीं अनुच्छेद 136 के तहत SLP दायर करना सिर्फ एक प्रार्थना है, एक अर्जी है। प्रार्थना मतलब उसे स्वीकार करना या खारिज करना पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रेशनरी पावर। ओके, तो कोर्ट की मर्जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट SLP तभी स्वीकार करता है जब उसे पहली नजर में लगता है कि मामले में कानून का कोई गंभीर सवाल है, या कहीं न्याय का हनन हुआ है, या मामला असाधारण परिस्थितियों वाला है। अच्छा। और SLP का दायरा भी बहुत बड़ा है, ये किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले पर लागू हो सकता है, जबकि 133 सिर्फ हाई कोर्ट के अंतिम सिविल फैसलों पर। अच्छा, तो अनुच्छेद 133 ज्यादा निश्चित रास्ता है अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो, जबकि 136 ज्यादा अनिश्चित है लेकिन उसका दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आपने सही समझा। दिलचस्प। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का उल्लेख है। इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने के पीछे क्या सोच थी? बिल्कुल, इसका ऐतिहासिक संदर्भ काफी मायने रखता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सदस्य इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि स्वतंत्र भारत की अपनी एक सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए जो सभी प्रकार के मामलों में अंतिम अपील सुन सके। आजादी से पहले सबसे बड़ी अदालत ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल थी, जो लंदन में थी। हाँ, लंदन में। सोचिए, अपने ही देश के दीवानी मामलों के लिए 7 समुंदर पार न्याय मांगने जाना पड़ता था। ये तो मतलब राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बात रही होगी। निश्चित रूप से। और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सिविल मामलों में भी न्याय की अंतिम सीढ़ी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील हो ताकि कानून में एकरूपता बनी रहे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में सिविल कानूनों की व्याख्या और उनके लागू होने में समानता और निश्चितता हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही कानून पर पंजाब हाईकोर्ट कुछ कह रहा है और मद्रास हाईकोर्ट कुछ और। बिल्कुल, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था का होना जरूरी था जो अंतिम और सबके लिए बाध्यकारी फैसला दे सके। अनुच्छेद 133 इसी सोच का नतीजा था, जिसने प्रिवी काउंसिल की जगह ली और सुप्रीम कोर्ट को भारतीय सिविल मामलों के लिए सर्वोच्च अपीलीय अदालत बनाया।
ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि एक तरह से आत्मनिर्भर न्यायपालिका की स्थापना का प्रतीक भी था। बिल्कुल सही। अब आते हैं आज के समय पर। हमने बात की कि 20,000 रुपए की सीमा हट गई है, लेकिन साथ ही ये भी कि अनुच्छेद 133 के तहत अपील के लिए हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। जानकारी ये भी बताती है कि आजकल मतलब 2024 तक ज्यादातर सिविल अपीलें असल में अनुच्छेद 136 SLP के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। हाँ, ये बात सही है। तो क्या अनुच्छेद 133 व्यवहारिक रूप से कम इस्तेमाल हो रहा है? और अगर हाँ तो क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, ये आंकड़े और अनुभव यही बताते हैं कि अनुच्छेद 133 के तहत सीधी अपीलें अनुच्छेद 136 के तहत दायर SLPs की तुलना में काफी कम है। कि अनुच्छेद 136 का दायरा बहुत व्यापक है। ये अंतिम फैसलों के साथ साथ अंतरिम आदेशों पर भी लागू हो सकता है, और सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले पर। ओके। दूसरा, शायद वकीलों और मुवक्किलों को लगता है कि हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है या उसमें सफलता की दर कम है। ऐसा क्यों? हो सकता है उन्हें लगे कि हाई कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ सर्टिफिकेट देने में थोड़ा हिचकिचाएगा। मतलब ये कहना कि हमारे फैसले में ऐसा कानूनी सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। या शायद इसलिए कि SLP में उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है, भले ही वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर हो। हाँ, बिल्कुल। शायद उन्हें लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को हाई कोर्ट से बेहतर समझेगा, खासकर अगर उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट ने उनके साथ मतलब न्याय नहीं किया है। ये भी एक व्यवहारिक पहलू हो सकता है, बिल्कुल। SLP में सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा लचीलापन होता है कि वो किन मामलों को सुनेगा, भले ही वे तकनीकी रूप से कानून के सारवान प्रश्न की कड़ी परिभाषा में फिट न बैठते हों। अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय का तकाजा है कि वो हस्तक्षेप करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुच्छेद 133 अप्रासंगिक हो गया है। उसका सैद्धांतिक महत्व आज भी है। वो एक अधिकार आधारित अपील का रास्ता है। अच्छा। जानकारी में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए हाई कोर्ट ने 50 लाख की संपत्ति के विवाद में फैसला दिया। अगर एक पक्ष को लगता है कि यह फैसला कानून की स्थापित व्याख्या के खिलाफ है, तो वो हाई कोर्ट से अनुच्छेद 133 के तहत सर्टिफिकेट मांग सकता है। और अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट को उस अपील को सुनना होगा, मेरिट के आधार पर। बेशक हाँ, मेरिट के आधार पर। और बड़े मामले जैसे जानकारी में वोडाफोन टैक्स केस या बड़े भूमि विवादों का जिक्र है जिनका मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। उनमें तो निश्चित रूप से कानून के जटिल और सारवान प्रश्न शामिल होते होंगे। बिल्कुल। ऐसे बड़े वाणिज्यिक या संपत्ति विवादों में अक्सर अनुबंध कानून, टैक्स कानून या संवैधानिक प्रावधानों की ऐसी व्याख्याएं शामिल होती हैं जो अनुच्छेद 133 के दायरे में बिल्कुल फिट बैठती हैं। भले ही ये मामले अंततः सुप्रीम कोर्ट तक SLP के रास्ते पहुंचे हों क्योंकि शायद सर्टिफिकेट नहीं मिला या SLP को ज्यादा स्ट्रैटेजिक माना गया, लेकिन उनके मूल में जो कानूनी मुद्दे थे वो सारवान प्रश्न ही थे। तो अनुच्छेद 133 का सिद्धांत इन मामलों पर भी लागू होता है। यहाँ एक और चिंता का विषय है जिसका जिक्र जानकारी में विवाद के तौर पर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमों का बढ़ता बोझ। ये तो हम सब सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितने सारे मामले पेंडिंग हैं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है और उसका मुख्य काम संविधान की व्याख्या करना और देशव्यापी महत्व के कानूनी सवालों का निपटारा करना है। सही। अगर वो हर तरह के छोटे बड़े सिविल या क्रिमिनल मामलों में उलझ जाएगी तो अपने इस मुख्य दायित्वों को निभाना मुश्किल हो जाएगा। इसी संदर्भ में, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद भी चाहता है कि वो अपना ध्यान महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित रखे। तो क्या अनुच्छेद 133 में हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट की शर्त इसी बोझ को कम करने का एक तरीका है, एक तरह का मैकेनिज्म? हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये हाईकोर्ट के स्तर पर ही एक छुटनी प्रक्रिया है, एक फिल्टर है, ताकि केवल वही सिविल मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे जिनमें वाकई कानून का कोई ऐसा पेचीदा या अहम सवाल हो जिसका राष्ट्रीय स्तर पर समाधान जरूरी है। ओके। ये अनुच्छेद 133 के तहत अपील, जो सर्टिफिकेट मिलने पर अधिकार है, और अनुच्छेद 136 के तहत SLP, जो सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास भी है। अच्छा, ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रक्रिया को फिर से देखें तो ये बनती है। हाईकोर्ट का अंतिम सिविल फैसला आया, ठीक, सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेगा। ओके। सर्टिफिकेट मिला तो अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, जो उसका अधिकार है। और अगर नहीं मिला? सर्टिफिकेट नहीं मिला तो अनुच्छेद 136 के तहत SLP का विकल्प तलाशा जा सकता है।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसला लेगा कि उसे सुनना है या नहीं। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 133 सिविल न्याय पाने के रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एक औपचारिक तरीका मुहैया कराता है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। कानून का सारवान प्रश्न हो और हाईकोर्ट इसका सर्टिफिकेट दें। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा गंभीर कानूनी मुद्दों के लिए खुला रहे। जैसा कि स्रोत कहते हैं, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपुरा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो स्रोत सामग्री से भी उभरता है, वो ये है, क्या सिविल अपीलों की, खासकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत है? या फिर जो मौजूदा व्यवस्था है, जिसमें हाई कोर्ट का फिल्टर यानी सर्टिफिकेट और सुप्रीम कोर्ट का विवेक यानी SLP शामिल है, वो सही संतुलन बनाती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि न्याय तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। हाँ। मतलब अगर किसी को लगता है कि हाई कोर्ट में गलती हुई है तो उसे सर्वोच्च अदालत जाने का मौका मिलना चाहिए। जरूर। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का समय और संसाधन सीमित है और उसे उन मामलों पर ध्यान देना है जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, राष्ट्रीय महत्व के मामले। सही कहा। ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि उच्चतम न्यायालय तक पहुंच के अधिकार और उसके कार्यभार के प्रभावी प्रबंधन के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए। किन आधारों पर यह तय किया जाना चाहिए कि कौन सा सिविल मामला, चाहे उसका आर्थिक मूल्य कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय और ध्यान का हकदार है? क्या ये कानून का सारवान प्रश्न की परिभाषा पर्याप्त स्पष्ट है या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी न्याय प्रणाली के निरंतर विकास और बेहतरी की यात्रा से जुड़ा है और इस पर लगातार मंथन जरूरी है।